नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। मुंबई में कल म्युनिसिपल चुनाव है और केवल मुंबई में नहीं है, महाराष्ट्र के कई जगहों पर। मुंबई की बात करें तो 227 सीटें हैं और हालांकि मुंबई के साथ जो है 29 नगर निगम है, वो भी बड़े इम्पोर्टेंट है। नागपुर हो या कोई और अलग-अलग, पुणे है या ठाणे है, पालघर है, ये सब जो है सब महत्वपूर्ण है, लेकिन मुंबई पे सबकी निगाह है। और मुंबई पे निगाह इसलिए है कि एक तो मुंबई हिंदुस्तान का कहा जाता है सबसे बड़ा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, महानगर पालिका है और यहाँ का बजट जो है वो कई राज्यों से ज्यादा है। और यहाँ लंबे समय से शिवसेना का कब्जा है। शिवसेना यानी अब तो शिवसेना जो मूल नाम है वो चला गया शिंदे के पास, लेकिन शिवसेना यानी ठाकरे, बाला साहब ठाकरे। बाला साहब ठाकरे की वजह से अब तक सत्ता बनी रही, लेकिन बाला साहब ठाकरे भी नहीं है और वो शिवसेना भी नहीं रही जो शिवसेना थी। पहले राज ठाकरे अलग हुए थे, महानवनिर्माण सेना बनाया था उन्होंने। उसके बाद शिंदे अलग हो गए, बीजेपी अलग हो गई और हिंदू वोटों का जो बंटवारा है वो भी हो गया, मराठी वोटों का बंटवारा हो गया। उस समय पहले जो स्थिति हुआ करती थी वो आज नहीं है। लेकिन ये भी सही है कि जो बीजेपी की स्थिति हुआ करती थी पहले वो आज नहीं है। नरेंद्र मोदी अब वो ब्रांड नहीं रह गए। नरेंद्र मोदी का ब्रांड जो है बेहद कमजोर हुआ है और देश में जहां भी चुनाव हुआ 2014 के बाद बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को ही आगे रखा। विधानसभा चुनाव हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हो या सेंटर के चुनाव, कई जगह फायदा भी मिला, कई जगह नहीं फायदा मिला। लेकिन मीडिया ने हमेशा ये चढ़ा कर रखा कि दुनिया में मोदी जी का डंका बज रहा है। लेकिन मीडिया का डंका भी जो है, उसका जो ढोल था, उसकी जो तुरही थी, उसका जो गीत गजल था, सब झूठा साबित हुआ। और जब से ट्रंप आए हैं अमेरिका के राष्ट्रपति बनकर के, तब से ऐसी की तैसी कर दी। हालांकि पूरी दुनिया जो है अस्त व्यस्त है, पूरी दुनिया परेशान है कि क्या होगा, पता नहीं ट्रंप क्या करेंगे। लेकिन अब देखिए ईरान में कितना बड़ा झमेला चल रहा है, ग्रीनलैंड की वजह से यूरोप में तनाव हो गया है। लेकिन बुद्धिजीवी मानते हैं या जो विशेष विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनका कहना है कि अमेरिका का निशाना यूरोप नहीं है बल्कि कहीं और निशाना है, और वो निशाना है चीन। अमेरिका को सबसे बड़ा खतरा चीन से है। चीन से खतरा इसलिए है कि वहाँ जो प्रोडक्शन हब होता है वो चीन बना हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हब चीन बना हुआ है। जो मॉडर्न वर्ल्ड बन रहा है, जिसमें मिनरल रेयर अर्थ मिनरल जो होता है वो सबसे ज्यादा चीन के पास है। और चीन जब चाहे दुनिया को अस्त व्यस्त कर दे। ये अमेरिका को पता चल गया, यूरोप को भी पता है, बाकी देशों को भी पता है। लेकिन भारत चीन को जवाब देने वाली पोजीशन में नहीं है। रूस दोस्त है चीन का, रूस को कोई टेंशन नहीं है चीन से। रूस चीन का निशाना दो है। अगर आर्थिक वर्ल्ड की बात करें तो अमेरिका पे उसका निशाना है कि वो अमेरिका को बीट करके नंबर 1 बनना है, उसको दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनना है। और सीमा विवाद की जब बात आती है तो उसको अमेरिका से खतरा नहीं है, उसको खतरा भारत से, या कहिए भारत से उसकी प्रतिद्वंदिता है। वो हमारे कई इलाकों पर, खास करके अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का पर अपना दावा करता है। हमारा सीमा विवाद लंबा है और ढेर सारी झड़पें हुई है चीन के साथ, और चीन के साथ 62 की हार जो है अभी तक हम उससे उभरे नहीं है। और जो 11-12 सालों से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उसने तो और इस घाव को कुरेदा है। खुद 12 सालों में कोई शौर्य प्रदर्शन नहीं किया है चीन के साथ। हर समय चीन के सामने घिघी बंदी रही नरेंद्र मोदी जी की।
लेकिन नेहरू को कमजोर बनाने का या नेहरू के समय जो हुआ उसको हाईलाइट करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। और जब कोई व्यक्ति या कोई पार्टी या कोई संगठन अपने ही देश के लोगों को कमजोर बनाता है, अपने इतिहास के साथ छल करता है, तो संकट बढ़ जाता है। नेहरू को गाली देना अपने इतिहास के साथ छल करना है। नेहरू का जो कद था जो है उसको मोदी छूने की स्थिति में नहीं है। कई वजह है, और मोदी जी जिस वजह से छूना चाहते हैं उनको लग रहा है कि हम इतनी आर्थिक प्रगति कर दिए कि अब सब हमारे घुटनों पे होगा। लेकिन ये आर्थिक प्रगति जो है वो अडानी की आर्थिक प्रगति, भारत की आर्थिक प्रगति नहीं मानी जाएगी, और ये लोग अब महसूस करने लगे। तो बीएमसी चुनाव में इस बार जो चुनाव है उसमें देखिए, मैं भी पढ़ रहा था तो उसमें था कि 74,000 करोड़ का बजट है बीएमसी का, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। अभी बॉम्बे का यहाँ पे बॉम्बे नाम हटा नहीं है, मुंबई यहाँ नहीं हुआ है, बॉम्बे हाई कोर्ट, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बॉम्बे के नाम से ही जाना जाता है। तो ये जो बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसका बजट एशिया की सबसे बड़ी सिविक बॉडी के तौर पे है, और 1997 से लगातार शिवसेना का कब्जा रहा है, और बीजेपी इनकी सहयोगी थी 2017 तक। और बताया जा रहा है कि मुंबई नगर निगम का बजट गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के बजट से भी बड़ा है। सोच लीजिए कितना महत्वपूर्ण है। और अब मुख्य मामला यह है कि जो चुनाव प्रचार जो है वो तो थम गया कल। आज जो है लोग उम्मीदवार जो है जाएंगे लोगों के घर घर और प्रचार करेंगे, और भी कई सारी सारी चीजें होती है, दारू की बोतल से लेकर के नकदी देने से लेकर तमाम चीजें होती है, जाहिर है वो होंगी। और देखिए इसमें जब राज ठाकरे ने कहा, जो भाषण हमने आपको दिखाया भी था जिसमें राज ठाकरे ने अडानी पे सबसे ज्यादा हमला किया, और अडानी पे हमला किया, अडानी के बहाने मोदी पे हमला किया, बीजेपी पे हमला किया। और राहुल गांधी ने जो हमेशा लगातार कहा है कि अडानी को किस तरह से देश बेचा जा रहा है, देश अडानी का होता जा रहा है, उसका बाकायदा जो है एक प्रमाणिक प्रूफ दिया राज ठाकरे ने, और उसकी पूरे देश भर में चर्चा हुई, केवल मुंबई में नहीं, केवल महाराष्ट्र में नहीं। और देखिए राज ठाकरे ने जो कहा वो बीजेपी का कोई नेता अडानी वाले प्रसंग पे जवाब देने को तैयार नहीं हुआ, किसी ने जवाब नहीं दिया, किसी ने काउंटर नहीं किया। खबर तो ये भी रही कि एनडीटीवी जो अडानी का ही चैनल है वो लाइव दिखा रहा था राज ठाकरे का वो भाषण, लेकिन जैसे ही वो वीडियो आया अडानी का, लाइव बंद कर दिया गया। करना ही था, अब कोई अपने मालिक के खिलाफ थोड़े बोले। हालांकि जब आपने पूरे देश पे इतने सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं, लगाए हैं, इतना बड़ा विस्तार हुआ है, तो बंद नहीं करना चाहिए था। आपको तो गर्व होना चाहिए कि देखिए अडानी साहब ने पूरे देश को छाप दिया है। तो चैनल ने उस प्रोग्राम को रोक दिया, इसका मतलब है कि अडानी को यह पता है कि उसके साथ सरकार ने ज्यादा भक्ति दिखाई, और इस भक्ति का नुकसान नरेंद्र मोदी को होगा, बीजेपी को होगा। ये अडानी को भी पता है, और ये भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि अडानी पे जितना चर्चा करेंगे उतना ही नीचे जाएंगे, क्योंकि वो सच को छुपा नहीं सकते और सच को बता नहीं सकते। सच ये है जो राज ठाकरे ने बताया कि अडानी ने किस तरह से पूरे देश पर, महाराष्ट्र पर, मुंबई पर कब्जा किया है पिछले 10-12 सालों में, 2014 से लेकर के 2025 तक का जो रिकॉर्ड है, किस तरह से मुंबई पर कब्जा किया है। और जो आर्थिक प्रगति का जो ढिंडोरा पीटा जाता है, वो आर्थिक प्रगति भारत के, देश के नागरिकों की नहीं है, भारत की नहीं है, बल्कि वो अडानी की है। पर कैपिटा इनकम
आम आदमी का घटा है, कम हुआ है। और बिजनेस में भी अगर देखिए कि जो व्यापार है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, अडानी के अलावा ढेर सारे इंडस्ट्रियलिस्ट है इस देश में, बिजनेसमैन है इस देश में, सब पीछे हो गए। बड़े बड़े धुरंधर जो है पीछे खड़े हो गए, और हर फील्ड में अडानी सबसे आगे जाके खड़े हो गए। और वो अडानी इसलिए खड़े हुए कि मोदी उनके साथ खड़े रहे, मोदी उनको खींच करके ले जाते रहे। मोदी को भारत ने सत्ता सौंपी थी कि देश की प्रगति होगी, मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं होगा, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा हर साल, किसानों की आय दुगनी होगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा। कुछ नहीं हुआ, और भ्रष्टाचार बढ़ गया। भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया कि भ्रष्टाचार का जिस पर आरोप लगाया नरेंद्र मोदी ने खुद सभाओं में, उन्हीं लोगों को अपने साथ ले लिया, और कहा गया कि बीजेपी के पास, नरेंद्र मोदी के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो भ्रष्टाचारी व्यक्ति को, जो पापी को, जो अपराधी को धो देती है और साफ सुथरा बना देती है, महान नेता बना देती है। उस वॉशिंग मशीन के बारे में आम आदमी भी जान गया। तो इसलिए स्थिति बीजेपी की लगातार कमजोर हुई है। और राज ठाकरे जो भाषण करते हैं उसका जवाब जो है देवेंद्र फडणवीस को भी नहीं सूझा, अडानी पे कुछ नहीं बोला, और उन्होंने हिंदी वाले पॉइंट को पकड़ा। मीडिया में भी, गटर मीडिया में भी सबसे ज्यादा इसी बात को उठाया गया कि राज ठाकरे ने कहा कि हिंदी हम थोपने नहीं दें। हाँ, तो क्या दिक्कत है, तमिलनाडु ने भी कहा हिंदी नहीं थोपने दें। अब बंगाल जाके भी हिंदी नहीं थोप सकते। जहां जहां रीजनल पार्टियां हैं और वहां की भाषाएं हैं, वहां के लोग भी नहीं चाहते कि हिंदी थोपी जाए। हम भी नहीं चाहते हिंदी थोपे। हमारे बेटे को कोई जबरन कहे कि नहीं, आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ाओगे, आप हिंदी मीडियम में पढ़ाओगे, तो क्या हम मानेंगे? क्या जो हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान की बात करते हैं आरएसएस के लोग, बीजेपी के नेता, उनके बच्चे हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो हिंदी और मराठी ये भाषा का विवाद विवाद नहीं रहा, ये लोग भी समझ रहे हैं। राज ठाकरे ने भी अपने बेटे को मराठी मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ाया। उनके बेटे भी बढ़िया अंग्रेजी जानते हैं, खुद भी बढ़िया अंग्रेजी जानते हैं, और ढेर सारे मराठी मराठी का जो संभ्रांत परिवार है वो अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाता है। और महाराष्ट्र में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूल जो है वो भी इंग्लिश मीडियम के बहुत सारे स्कूल है। बहुत सारे स्कूल है जिसमें हिंदी, जिसमें मराठी वर्नाकुलम मीडियम और इंग्लिश दोनों मिला हुआ है। तो अंग्रेजी भाषा है। अब हिंदी थोपने की बात है तो कोई भी भाषा थोपने की बात है, थोपने से भाषा का विस्तार नहीं होगा। लेकिन देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि राज ठाकरे को मैं बताना चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे ने राज्य में हिंदी भाषा को अनिवार्य बनाने का फैसला लिया। तो ये तो उद्धव के लिए बढ़िया हो रहा है। आप जो बोल रहे हो देवेंद्र फडणवीस जी कि हिंदी को अनिवार्य बनाने का फैसला उद्धव ठाकरे ने लिया है, तो इससे तो आपका हिंदी वोट बैंक टूटेगा। और अच्छा काम किया उद्धव ठाकरे। सब लोग जानते हैं कि उद्धव और राज में यही तो फर्क था, इसी बात पे तो दोनों अलग हुए थे। राज ठाकरे जो है वो मराठीवाद को अपनाए रखना चाहते थे, उद्धव चाहते थे कि मराठी को कम किया जाए और बात की जाए पूरे देश की। बाला साहब का यही तो सोच था कि पूरे देश में शिवसेना की बात हो। और तब बाला साहब को लगा था कि हिंदुत्व का जो एजेंडा है, क्योंकि बीजेपी के लोग भाग गए बाबरी मस्जिद तोड़ करके, और ये सुनहरा मौका है। और बाला साहब ने इसीलिए कहा था कि ये जो बाबरी मस्जिद है वो हमारे शिव सैनिकों ने तोड़ा है। अब ये अलग बात हुआ कि उसका विस्तार नहीं हो पाया, राष्ट्रीय विस्तार, लेकिन बाला साहब की इच्छा थी, उद्धव ठाकरे की इच्छा इसमें शामिल हो, और इसलिए कट्टर मराठीवाद को छोड़ करके वो हिंदूवाद को उन्होंने पकड़ा था। अब ये अलग बात हुई कि वो उस तरीके से जैसा बाला साहब सोच रहे थे वो हो नहीं पाया। कई वजह है, अभी वजह पे चर्चा करने की जगह नहीं है, टाइम नहीं है। तो राज अलग हो गए, और उद्धव जब मुख्यमंत्री के तौर पे आए तो उन्होंने उसको भी नर्म किया, वो कट्टर हिंदूवाद को भी नहीं पकड़ा, पर उन्होंने कहा कि जो है सब इस देश के जो नागरिक है, संविधान सम्मत सरकार चलाई, 2.5 साल की जो सरकार रही संविधान सम्मत रही। देवेंद्र फडणवीस ये नहीं बोल रहे हैं कि उद्धव ने जो सरकार चलाई वो संविधान सम्मत सरकार थी, उनके हिंदू राष्ट्र के अनुसार सरकार नहीं चलाई, और इसी बात को लेकर के शिवसेना को तोड़ा गया। और हिंदूवाद के नाम पर शिंदे अलग हुए, अलग पार्टी बनाई, लेकिन हिंदूवाद की जब बात आएगी तो शिंदे की शिवसेना कहाँ खड़ी है? अभी हाल में ही यहाँ जो
अमरनाथ में चुनाव हुआ, उसमें शिवसेना बीजेपी का सब दिख गया। जब सरकार बनी 2024 में चुनाव के बाद, तो शिंदे को पता चल गया कि किस तरह से उनका इस्तेमाल हुआ। लेकिन अब शिंदे इतने दूर निकल आए हैं कि उनके लिए फिलहाल कुछ सोचने का वक्त नहीं है। उनकी मजबूरी है कि वो बीजेपी के साथ चलते रहे। जब तक है बीजेपी के साथ चलते रहे, जब तक बीजेपी साथ रखती है, शिंदे बीजेपी के साथ चलना उनकी मजबूरी है। और एकदम विकट परिस्थिति आ जाएगी तभी शायद ना, लेकिन अभी वो विकट परिस्थिति आई नहीं है, क्योंकि बीजेपी भी अभी इतनी ताकतवर नहीं हुई है कि शिंदे को छोड़ करके अपने अकेले दम पर म्युनिसिपल चुनाव भी जीत सके। इसलिए उसको भी शिंदे चाहिए। अजित पवार तो साथ है नहीं, अजित पवार कार में साथ है, लेकिन बीएमसी का चुनाव अकेले लड़ रहे हैं। तो बीएमसी का जो चुनाव मूल तौर पे है, वो फिर मुख्य मुकाबला जो है वो ठाकरे बंधु बनाम बीजेपी में है। और बीजेपी को लग रहा है कि इस बार हम कब्जा कर लेंगे, क्योंकि उद्धव कमजोर हुए, शिवसेना कमजोर हुई। लेकिन शिवसेना जो कमजोर हुई थी उद्धव की, वो राज ठाकरे के आने से मुझे लगता है शिवसेना मजबूत हुई है, उद्धव मजबूत हुई है। क्योंकि अगर शिंदे की बात करें तो शिंदे अब उस नोट पर महाराष्ट्र, मुंबई में खास करके नहीं है, जहां वो अगर शिवसेना अगर और राज ठाकरे दोनों उस विधानसभा चुनाव में भी अगर साथ होते तो परिणाम अलग होता है। खास करके मुंबई में, मुंबई में हालांकि मनसे शायद चुनाव नहीं लड़ा था, लोकसभा का चुनाव, इसलिए बेहतर प्रदर्शन हुआ। विधानसभा में चुनाव लड़े थे और प्रदर्शन गड़बड़ाया। हालांकि मनसे को भी कोई फायदा नहीं हुआ, राज ठाकरे के बेटा भी हार गए। लेकिन उद्धव के साथ अगर विधानसभा चुनाव में राज होते तो परिणाम अलग होते। और ये दोनों भाइयों ने भी समझा, इसलिए दोनों भाई लंबे समय के बाद, कहा जा रहा 20 सालों के बाद, दोनों भाई साथ आए और शिवाजी पार्क में जबरदस्त रैली की, भाषण किया। पूरे देश में राज ठाकरे की उस भाषण की चर्चा है। देवेंद्र फडणवीस ने क्या बोला, राज ठाकरे के बोलने के बाद बीजेपी ने क्या बोला, कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। और देखिए क्या बोला, हिंदी को लेकर के कहा कि उद्धव ठाकरे ने हिंदी को अनिवार्य बनाया, लेकिन अडानी वाले प्रसंग पे कुछ नहीं बोला। और अडानी वाला प्रसंग जो है नरेंद्र मोदी से लेकर के तमाम लोगों के लिए, अडानी के लिए भी छुपाने वाला विषय हो गया है कि उस पर बात मत कीजिए। अरे भाई, अच्छा काम किया तो छुपा क्यों रहा है? अडानी अगर दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति बनते हैं तो भारत का मान बढ़ता है इसमें। मोदी जी इस बात को छुपा रहे हैं, और यही सबसे खतरनाक है। आम आदमी को समझ में आ रहा है कि अडानी को क्यों छुपा रहे हो भाई, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, कुछ दाल में काला है। और दाल में काला है, वो धीरे धीरे हम लोगों के बोलने की जरूरत नहीं है, आम आदमी को पता चल रहा है, सब पता चल रहा है। अब वो दौड़ रहा नहीं कि आंख बंद करके नरेंद्र मोदी के पीछे लोग दौड़ रहे हैं कि दुनिया में डंका बज रहा है। लोगों को पता चल गया है, अमेरिका से लेकर के पाकिस्तान तक ने हमें बेइज्जत किया। पाकिस्तान के साथ हमने जो लड़ाई लड़ी, उसमें भी अब कमजोर पड़े, थोथा चना बाजे घना। और देखिए, यहाँ जो है उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी बोला और कहा कि मराठी मानुष की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार उद्धव ठाकरे है। ठीक है, मान लिया उद्धव ठाकरे जिम्मेदार है। आप मराठी मानुष के सम्मान के लिए जिम्मेदार है क्या? आपको उसका श्रेय दिया जाएगा क्या? क्या या दिया जाएगा देवेंद्र फडणवीस को? यहाँ तो पूरा का पूरा महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं, पूरी बीजेपी। आप मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री है या आप मुख्यमंत्री बने थे वो नरेंद्र मोदी की वजह से। आपको मुख्यमंत्री जो है महाराष्ट्र की जनता ने नहीं बनाया था, महाराष्ट्र के लोगों ने जब आपको वोट किया तो आप उप मुख्यमंत्री बन गए। और आपका कद जो है उद्धव ठाकरे की सरकार के कद से छोटा कर दिया गया। तो महाराष्ट्र के जो लोग हैं, मराठी मानुस है, उन्होंने नहीं माना कि आप जो है उनकी स्थिति को बेहतर कर सकते हैं। ये शिंदे साहब को भी पता है। और देखिए, यहाँ पे जो है 227 सीटों में से 32 ऐसी सीटें हैं जिस पर बीजेपी शिवसेना गठबंधन, यानी शिंदे, बीजेपी और शिंदे का गठबंधन जो है वो सीधा शिवसेना, उद्धव और महानवनिर्माण सेना के बीच जो गठबंधन है, उन दोनों के बीच सीधी टकराव है।
32 सीटों पर, दोनों आमने सामने। और ये भी यहाँ बता देना मैं जरूरी समझता हूँ कि 227 सीटों पे महिलाएं आधी सीटों पर है। 227 का आधा कितना होता है? 114, 113.5 होता है, तो 114 सीटों पर महिलाएं खड़ी है इस बार। और पहली बार मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। तो इस बार और बदलेगा सिनेरियो। अब क्या होगा मुझे नहीं पता। तो 32 सीटों पर दोनों गठबंधन ठीक आमने सामने है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 195 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। बहुजन वंचित आघाड़ी, कांग्रेस, वामपंथी दल, राष्ट्रीय समाज पार्टी, ये सब एक गठबंधन में है और इन लोगों ने मिलकर के 195 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं 227 में से। और 32 सीटें जो है जिस पर कोई कैंडिडेट नहीं दिया, यानी सीधा मुकाबला है दोनों के बीच में, और बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इसमें देखिए शिवसेना यूबीटी जो है तो सबसे अधिक 163 सीटों पर उद्धव की पार्टी लड़ रही है। 163 सीटों पर। और महानव निर्माण सेना 53 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और देखिए कि अगर हम बात करें कि पिछले 3 चुनाव हुए जिसमें 75 से 85 सीटें शिवसेना को मिलती रही और उसका दबदबा रहा, सत्ता पर बने रहे। और भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, हम बता चुके हैं आपको। और बीजेपी ने 137 सीटों पर कैंडिडेट उतारे हैं। अब ये भी देख लीजिए कि शिवसेना उद्धव की पार्टी जो है उसने 163 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे हैं और बीजेपी ने 137 सीटों पर कैंडिडेट उतारे हैं। तो इससे भी समझिए कि बीजेपी को पता है कि हम शिवसेना उद्धव के मुकाबले में नहीं है और शिंदे पे भरोसा किया कि शिंदे के साथ पाएंगे और उद्धव की सत्ता छीन लेंगे। अब शिंदे के भरोसे क्या बीजेपी उद्धव की सत्ता छीन लेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है बीएमसी चुनाव का। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बात करते हैं शाम की चौपाल में।